Good morning, students. Students, in the previous class we are discussing about monopolistic market. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे that in the monopolistic market there are large number of buyers and sellers. ये एक ऐसी मार्केट है जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है और इसमें क्या होता है, there are large number of buyers, यानी कि जो फर्म्स हैं वो बहुत सारी हैं और जो उन बायर्स से, जो सेलर से खरीदने वाले बायर्स हैं वो भी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है इन द मार्केट. एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच दे आर सेलिंग दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. ये जो प्रोडक्ट्स मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सेल होते हैं ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है. क्लोज सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से किसी न किसी फॉर्म में सिमिलर है. मतलब अगर एक अवेलेबल नहीं है तो उससे सिमिलर प्रोडक्ट जो है आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसकी बात करते हैं सोप एंड टूथपेस्ट. अगर स्टूडेंट्स हम सोप्स की बात करते हैं, साबुन की, तो आप देखो कि लार्ज क्वांटम ऑफ सोप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड ईच प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वन वे और अनदर. दैट इज व्हाट कॉल्ड क्लोज सब्स्टिट्यूट. यानी कि शेप, साइज, कलर किसी न किसी फॉर्म में, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है. जैसे हम सोप्स की बात करते हैं, इसमें रोज है, इसमें सैंडल है, इसमें एलोवेरा है, राइट, इसमें जैस्मिन है. तो ये प्रोडक्ट जो है सोप तो सोप है लेकिन वो एक प्रोडक्ट किसी न किसी फॉर्म में डिफरेंट होता है. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि टूथपेस्ट का. ठीक है, तो टूथपेस्ट भी क्या है, किसी में नमक है, किसी में लौंग है, किसी में कोई ऑर्गेनिक है, कोई हर्बल है. तो इस तरह से कोई सेंसिटिविटी के लिए है. तो ये प्रोडक्ट जो है किसी न किसी फॉर्म में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. दैट इज व्हाट कॉल्ड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट किसी न किसी फॉर्म में एक दूसरे से डिफरेंट है. और डिफरेंट है इसीलिए जो इसकी मार्केट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेलिंग कॉस्ट के ऊपर. सेलिंग कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट इज रियली वेरी हाई. दैट मीन्स आप मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा या मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट जो ओवरटेक करेगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेलिंग कॉस्ट के ऊपर, पब्लिसिटी के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. राइट, तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो एड्स होती हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट की बार बार जो एड आती जा रही है तो वो ह्यूमन माइंड के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है ना, ये सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है. तो वो जो जैसे बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगा देते हैं, है ना, बैनर्स लगा देते हैं, तो ये जो माइंड के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और इसी का जो सेलिंग कॉस्ट की वजह से ही कोई एक प्रोडक्ट मार्केट को होल्ड कर सकता है. नेक्स्ट आता है, इसका नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी. अब परफेक्ट मोबिलिटी मूव कौन करेगा, लेबर मूव करेगी. तो आप देखो कि जब प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो अगर लेबर मूव करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ तो उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब वेजेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो कोई भी इतना ज़्यादा मूव करना पसंद नहीं करता. दैट्स व्हाई वन ऑफ द फीचर दैट इज लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी. दूसरा हमारे पास आता है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो बेच रहा है प्रोडक्ट को, उसको भी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट को सेल कर रहा है. दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट. और मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एक जो इसका डिमांड कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा, डिमांड कर्व क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा. यानी कि अगर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो किसका रहेगा, प्राइस का रहेगा. स्लाइटली अगर प्राइस जो है डाउन होते हैं तो डिमांड जो है वो ज़्यादा
बढ़ जाती है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रेटर देन 1 रहेगा तो जो डिमांड कर्व इसका बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। जो पिछले हमने मोनोपोली में बात की थी वो जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर बनता है, यानी कि मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, तो वो ज्यादा प्राइसेस को कम करेगा, तब उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में चेंज आएगा, राइट। तो इस तरह से उसका स्टीपर रहता है। मोनोपोलिस्टिक में जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर रहता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट price elasticity of demand is greater than 1 and in the monopoly market price elasticity of demand is less than 1। और जो perfectly competitive मार्केट में हमने किया था, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म ऑफ मार्केट में डिमांड कर्व में डिफरेंस है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया मोनोपोलिस्टिक मार्केट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की साइड, राइट। तो जो हमारे पास ओलिगोपोली मार्केट होती है, जैसे इसमें आप बोल सकते हो कि जो फोर्थ मार्केट है, वैसे तो हम इस मार्केट को तीनों मार्केट से अलग ही काउंट करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट को देखते हैं इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ये एक फोर्थ मार्केट में हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट स्टूडेंट्स एक ऐसी मार्केट होती है, ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स। इसमें क्या होता है, फ्यू सेलर्स एंड विद अ फ्यू बिग फर्म्स, जिसको हम बोल सकते हैं। फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, फ्यू सेलर्स होते हैं जो मार्केट को पूरी तरह से होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नंबर जो हमारे पास है स्मॉल बिग फर्म्स, इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉल बिग फर्म्स होती है इसमें, ठीक है। बिग फर्म्स हमने क्यों कहा, क्योंकि जो इन फर्म्स की इन्वेस्टमेंट है वो बिग होती है, लार्ज लेवल पर होती है, जो कि पूरी मार्केट को क्रब करती है, ठीक है, होल्ड करके रखती है। अब इसके जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कार्स के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। ऑटो मार्केट का, इंडियन ऑटो मार्केट का जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें है टोयोटा, फोर्ड, जीएम, ऑडी, वॉक्सवैगन। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ओलिगोपोली मार्केट के। ये जो फ्यू बिग फर्म्स होती हैं, इसमें आपको पता है कि जो ये मार्केट है पूरी तरह से मार्केट को होल्ड करके रखेगी, और जो ये फ्यू सेलर्स होते हैं ये एक दूसरे पर पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसका एक फीचर है इंटरडिपेंडेंसी, जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी एक दूसरे के प्राइस पर और क्वांटिटी पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है कि दूसरे के प्राइसेस और क्वांटिटी के ऊपर चेक रखते हैं कि एक ने अगर प्राइसेस बढ़ाए हैं तो दूसरा क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेगा टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। इंटरडिपेंडेंसी जो है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि इस टाइप की मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। कट थ्रोट कंपटीशन इस मार्केट में चलता है एंड देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, कि उसने प्राइसेस कितने रखे, उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, दूसरी, क्योंकि फ्यू बिग फर्म्स है ना, तो एक दूसरे के ऊपर वो पूरी तरह से चेक रखते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी उनकी सेल हो रही है, टेक्निक क्या है, दैट मीन्स पूरी तरह से चेक रखना, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। अब आपको पता है कि इस फॉर्म ऑफ मार्केट में अगर इस तरह की मार्केट एग्जिस्ट कर रही है तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट टू ट्रेस
कर्व, इसमें डिमांड कर्व को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, डिमांड कर्व को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड कर्व कैसे बनता है हमारे पास, अगर हम एक डिमांड कर्व की बात करते हैं तो वो कैसे बनता है, प्राइस और क्वांटिटी को लेकर, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है डिमांड, और ना ही कितना क्वांटम सेल होगा इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका इस टाइप का डिमांड कर्व हम एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमें कोई कार खरीदनी है तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा है या थोड़े पैसे कम है, अगर बहुत ज़्यादा फर्क है फिर हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं, लेकिन हमारी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अपनी कार में ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो हम उस अकॉर्डिंगली उसको परचेज कर लेते हैं। तो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि प्राइस बढ़ रहे हैं या प्राइस कम हो रहे हैं, अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक ओलिगोपोली मार्केट और उनके प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं कि प्राइस कम होने पर हम ज़्यादा नहीं खरीद सकते, इसको जितनी रिक्वायरमेंट जिसकी है वो उतनी ही लेगा, राइट। तो इसीलिए इसका डिमांड कर्व, इस फॉर्म ऑफ मार्केट का डिमांड कर्व को हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये जो ओलिगोपोली मार्केट है सबसे ज़्यादा कार्टेल्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कार्टेल्स हम किसको बोलते हैं, ग्रुप्स को बोलते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है फ्यू बिग फर्म्स जो है कार्टेल्स यानी कि ग्रुप्स को ग्रुप बना लेती हैं, ताकि ये पूरी मार्केट में मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर एराइज कर सके और मार्केट को पूरी तरह से होल्ड कर सके। ये ग्रुप्स में रहकर, अगर तो मान लीजिए इन्होंने कंपटीशन करना है, फिर तो ये सेपरेट रहेंगे, फ्यू बिग फर्म्स, ठीक है, 5 या 7 होती हैं कंप्लीट, अलग अलग रह के कंपटीशन करती हैं। लेकिन अगर इन्होंने कोई थर्ड पार्टी आ रही है, मतलब 7 मान लीजिए एग्जिस्ट करती हैं, कोई 8th पार्टी जो है मार्केट में एंटर कर रही है, तो ये क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे और उस वाली फर्म को या उस वाली इंडस्ट्री को मार्केट में रुकने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि मार्केट के ऊपर हमारा ही कंट्रोल रहे, राइट। तो इस तरह के ये कार्टेल्स बनाते हैं, और कार्टेल से देखो 2 तरह से हो सकता है, एक तो हमारे पास हो सकती है कोलिसिव ओलिगोपोली, ठीक है, कोलिसिव ओलिगोपोली, और एक हो सकती है नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, इसी के साथ ही मिलता जुलता है, तभी आपको अभी बता रही हूँ। कोलिसिव मीन्स ग्रुप बनाना, ग्रुप बन गए तो कंपटीशन यानी कि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर एराइज हो गया। नॉन कोलिसिव का क्या मतलब होता है कि सेपरेट रहकर ये कंपटीशन करते रहते हैं, और मार्केट में इनका है जो होल्ड है ना, जो शेयर है वो बिग अमाउंट का शेयर होता है, ईच फर्म का अपना अलग से शेयर होता है मार्केट में, राइट। और इनका जो कंपटीशन है नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है, प्राइस को लेकर ज़्यादा कंपटीशन नहीं चलता है, रादर जो है किस चीज़ की डिमांड हो रही है, प्राइस को लेकर नहीं चलेगा, जैसे पब्लिसिटी को लेकर ज़्यादा कंपटीशन चलता है। जैसे मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोक है ना, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कोक और पेप्सी है, तो इनका जो कंपटीशन चलता है वो प्राइस को लेकर नहीं है, ज़्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन ये अपने डिफरेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि मार्केट में ज़्यादा शेयर हमारी कंपनी का हो सके, ठीक है, जो पर्टिकुलर कंपनी का हो सके। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कर देते हैं, कुछ जैसे मैच होते हैं उनको स्पॉन्सर कर देते हैं, या फिर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चला लेंगे, जैसे पेप्सी वाले कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इस तरह से अपनी पब्लिसिटी को लेकर ये डिफरेंट क्राइटेरिया को अडॉप्ट करते हैं ताकि मार्केट के ऊपर पूरी तरह से होल्ड या चेक रखा जा सके, राइट। नेक्स्ट है एंट्री बैरियर्स, मैंने आपको बता दिया कि कार्टेल्स बना लेंगे, कोई भी नई फर्म अगर आ रही है उनको बैरियर करने के लिए। कोलिसिव यानी कि कंबाइन होकर ग्रुप में रह सकते हैं, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर राइज कर सकते हैं, जिससे कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और नॉन कोलिसिव यानी कि सेपरेट रह के अपने कंपटीशन को फॉलो अप कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक हमारे पास होती है परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है, एक
ओलिगोपोली में ये हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सेल करते हैं। परफेक्ट ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, और जो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है इसमें हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो है ये 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैंने आपको बता दिया, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको करना है। बेसिक डिफरेंस हमने बता दिया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। यहाँ पर ये जो हमारा कंसेप्ट है ये फिनिश हो गया, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। स्टूडेंट्स, हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स को डिस्कस कर लिया था कि वो कौन कौन से होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो प्राइसेस हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के वो किस तरह से डिटरमिन होते हैं, राइट। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होता है, जहां पर डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी जो है वो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी के जहां पर इक्वल हो जाती है, वहां पर हमारे प्राइसेस जो हैं वो सेट होते हैं। और इसी पर जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं और उस पॉइंट पर हमारे प्राइसेस सेट हो जाते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पर जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहाँ पर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। तो इंडस्ट्री में हम बात करते हैं कि किस तरह से प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन होते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सपोज प्राइस हमारे पास 5 रुपीज है, हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड दोनों ही फॉलो होंगे जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड and supply curve slopes upward. That is the basic assumption of price determination under perfectly competitive market. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो 5, 4, 3, 2, 1 हो रहे हैं। ये हमने ले लिया प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ये प्राइसेस हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया क्वांटिटी डिमांड, यानी कि क्वांटिटी की डिमांड, एंड QS इज क्वांटिटी सप्लाई। ये जो हम क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई ले रहे हैं, ये मार्केट डिमांड और ये मार्केट सप्लाई है, जिसको हम दोनों को यूनिट्स में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी यूनिट्स में हो जाएगा हमारा और ये भी हमारे पास यूनिट्स में हो जाएगा। अब देखो जब प्राइस मैक्सिमम है तो क्वांटिटी की सप्लाई हम ले रहे हैं 50 यूनिट्स, ठीक है। और प्राइस मैक्सिमम है तो क्वांटिटी हम समझने के लिए ले रहे हैं कि 10 यूनिट्स यानी कि मिनिमम है। जैसे जैसे प्राइस कम होता है, आपको पता है कि डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस फॉल कर रहे हैं तो डिमांड हमारी क्या करेगी, रेज करेगी। 20, 30, 40, 50, ये इस तरह से हमारा शेड्यूल तैयार हो जाएगा। अब क्वांटिटी सप्लाई प्राइस मैक्सिमम है तो मैक्सिमम क्वांटिटी ही हमारी सप्लाई होगी 50 यूनिट्स। अब प्राइसेस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी की सप्लाई भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कम हो जाएगी। तीनों चीजों को हमने यूनिट्स में ही लेना है और ये हमारा शेड्यूल जो है वो रेडी हो गया।
क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास 3 सेट होगा, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये तो हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो गए, प्राइस 3 पर 30 यूनिट्स जो है वो इक्वल हो रही है, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। सपोज जो डिमांड है हमारी, जो मान लीजिए जो प्राइसेस हैं, सपोज आप चले जाते हैं, ठीक है, प्राइस जो है वो आप चले गए, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस से प्राइस आप चले गए, तो प्राइस आप जाने से क्या होगा, से 5 हो गए, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर इस सिचुएशन में जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस के बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड हमारी कम हो जाएगी। सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, डिमांड कम है, तो ये जो मार्केट फोर्सेस हैं अपने आप इस तरह से काम करती हैं कि वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेती है। वो कैसे, सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, क्वांटिटी का गलत आ गया, से 50 यूनिट्स है, लेकिन प्राइस 5 पर डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स है, तो अब क्या होगा, सप्लाई बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, डिमांड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो प्राइस है वो कम होने शुरू हो जाएंगे और प्राइसेस जो हैं तब तक कम होंगे जब तक वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट फोर्सेस अपने आप सेट करके फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे, राइट। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई, द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है तो प्राइसेस अपने आप डाउन होते हैं और तब तक डाउन होते हैं जब तक वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेते। इसी तरह से अगर प्राइसेस डाउन चले जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, तो प्राइस फॉल करने से क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी मार्केट में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाएगी। अब मार्केट में लोग डिमांड करते जा रहे हैं, सप्लाई नहीं है, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, तो क्या होगा, प्राइस जो है वो रेज करने शुरू हो जाएंगे और प्राइस तब तक रेज करेंगे जब तक वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इसको हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं, इसको हम एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन बोलते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विद द फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई and extension of demand, and the market forces works in this way that the price of the commodity rises in a situation of excess demand and price will rise up to at that point where demand and supply of the commodity again established to the point of equilibrium, right। तो यहाँ पर इस तरह से ये मार्केट जो है वो काम करती है और इक्विलिब्रियम को अचीव करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमने जो शेड्यूल किया है इसी का डायग्रामेटिक वे। अब इसका हम डायग्रामेटिक वे देखो किस तरह से लेंगे, यहाँ पर हमने ले ली क्वांटिटी और इस तरफ मैंने ले लिया प्राइस, ठीक है। और डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व है, एंड सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये भी मार्केट सप्लाई है, एंड दिस पॉइंट E is market equilibrium where demand and supply both are equal to each other, and OP is the price, OP price जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3, जो यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मैं ले रही हूँ यहाँ पर Q, जिसको मैं क्वांटिटी को यहाँ पर ले रही हूँ 30, that is the equilibrium quantity 30, equilibrium price 3 and E is market equilibrium।
रेज होते हैं ओपी से OP1 होते हैं। प्राइस रेज हो गए, प्राइस 5 हो गए शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। अब प्राइस रेज होने से क्या हुआ, ये देखो ये सप्लाई कर जा रहा है ना, तो ये क्या होगी, ये सप्लाई ज्यादा हो गई और ये जो डिमांड है ये सप्लाई ज्यादा हो गई और ये डिमांड जो है वो कम रह गई, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस हमारे अप जा रहे हैं, ये सप्लाई ज्यादा हो गई और इस सिचुएशन को, ये डिमांड और सप्लाई ऑफ कमोडिटी और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब जब सप्लाई हमारे पास एक्सेस है तो क्या होगा, प्राइसेस अपने आप फॉल करने शुरू कर जाएंगे और तब तक फॉल करेंगे जब तक वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेते। अगर प्राइस हमारे फॉल हो रहे हैं OP2, अगर प्राइस फॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, ये डिमांड जो है, ये देखो डी मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया और ये सप्लाई यानी कि सप्लाई कर, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई हमारे पास कम है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये एक सिचुएशन एक्सेस डिमांड की हो गई। अब एक्सेस डिमांड में क्या होगा, प्राइस हमारे अप जाने शुरू हो जाएंगे और वो तब तक अप जाएंगे जब तक वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेते। तो इस तरह से जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई अपने आप इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगे, राइट। हाउ प्राइस विल डिटरमिन अगेन इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। जब भी स्टूडेंट आप प्राइस के साथ क्वांटिटी या सप्लाई को डिस्कस करते हो, क्वांटम को डिस्कस करते हो, तो वहां पर आपका वर्ड आप यूज करोगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फिर वहां पर वर्ड यूज करते हैं हम इंक्रीज एंड डिक्रीज, राइट। ये बात का आपने ध्यान रखना है, प्राइस राइज या फॉल हो रहे हैं तो आप एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को यूज करोगे। सो इन दिस वे योर प्राइस विल डिटरमिन in the perfectly competitive market. In the next class we'll discuss how the demand and supply curve will shift, यानी कि other cases को हम discuss करेंगे।